स्टेप स्टेप पे उनके बयान बदल रहे हैं। आपने 12 साल तक एफआईआर क्यों नहीं कराया, तो उनके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। इतने सारे लूप होल्स हैं और ये हाई प्रोफाइल केस है, आपके साथ ऐसा गलत काम हुआ और आप उन्हीं का महिमा मंडन गा रही हैं। पूरा केस फर्जी है। उनके फॉलोअर्स आपको आज भी उधर दिखेंगे। आज तक कभी मीडिया ने फैक्ट्स दिखाया ही नहीं। लगातार न्यूज में ये आ रहा था कि आसाराम बापू ने रेप किया, आसाराम बापू ने रेप किया, आसाराम बापू ने रेप किया। लगातार मीडिया यही दिखा रही थी। पता कैसे चलेगा कि आखिर सच क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हमने पिछले एपिसोड में जाना आसाराम बापू केस के बारे में कि उनकी जोधपुर केस की एफआईआर से लेकर उनके सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो भरत जी, आज हम आपसे अहमदाबाद केस के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस केस में। थैंक यू खुशबू। जोधपुर वाले केस में जब उनकी झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई, उसके मात्र 2 महीने बाद ही अक्टूबर 2013 में, आप देखिए गैप कितना कम है, सिर्फ 2 महीने बाद ही अक्टूबर में उनके ऊपर सूरत में रहने वाली 2 बहनों ने केस किया उनके ऊपर। और उनके बेटे, क्या नाम है उनका, उनके बेटे का नारायण साईं। हाँ, नारायण साईं जी के ऊपर सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने केस किया और लगभग 2001 के या 2 के आसपास की बात है। एंड जब उनसे पूछा गया कि आपने 12 साल तक एफआईआर क्यों नहीं कराया, तो उनके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। Really? हाँ, और वो 2001 से पहले से आश्रम में वक्ता है। वक्ता मीन्स स्पीकर, है ना, जो आसाराम बापू के प्रचार के लिए जगह जगह घूम रही हैं, है ना, उनका महिमा मंडन कर रही हैं, उनके बारे में बता रही हैं, लोगों को सत्संग दे रही हैं। तो आपके साथ ऐसा गलत काम हुआ और आप उन्हीं का महिमा मंडन गा रही हैं, ये कैसे पॉसिबल है? आपकी बहन 1 साल बाद आ रही है आश्रम समर्पित होने, आप उनको भी नहीं रोक रहे हैं। आपसे 12 साल का कुछ पूछा था, 12 साल तक एफआईआर क्यों नहीं करा, आपके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। तो ये कैसा लूप होल है ना। और बड़ी बात देखिए आप, 2014 में केस लगाने के बाद 1 साल बाद 2014 में इन्होंने कोर्ट में बोला कि मैंने जो बयान दिया है वो मैंने दबाव में आके दिया है, मैं ये बयान वापस लेना चाहती हूँ। बट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की वजह से उनकी वो अर्जी खारिज कर दी गई और वो स्टेटमेंट चेंज नहीं हुआ। आप एक बात और देखिए, इनकी जो तीसरी बहन है वो कोर्ट में जाके गवाही ये देती है कि हम तो उनको सालों से बोल रहे हैं कि आप वापस घर आ जाइए, लेकिन वो आती नहीं। आप ये देखिए, है ना। और महिला का कहना है कि मैं आसाराम बापू जी से मिली हूँ 1996 में जन्माष्टमी के फेस्टिवल पे सूरत में, जिसमें रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि आसाराम बापू उस वक्त थे राजकोट में। रियली? एग्जैक्टली। मैं आप देखिए ना कैसा ये अजीब सा हो रहा है। तो कभी वो कह रही हैं कि उनका वो सो कॉल्ड इंसिडेंट कभी गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हुआ है, कभी कहती हैं कि वो जन्माष्टमी हुआ है। वो खुद ही क्लियर नहीं है। अच्छा, वो खुद ही क्लियर नहीं है तो सामने वाला कैसे प्रूव करेगा कि वो निर्दोष है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। एग्जैक्टली। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम रेप जैसे केसेस में हम लड़की के बयान पे भी हम सज़ा सुना सकते हैं, बट उसकी कंडीशन क्या है कि लड़की का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो शुरू से लेकर अंत तक टिल द एंड वो स्टेटमेंट, उनका बयान अनचेंज रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो स्टेप स्टेप पे उनके बयान बदल रहे हैं। वो खुद अनक्लियर हैं, तो सामने वाला, फिर मैं कह रहा हूँ, सामने वाला कैसे प्रूव करेगा कि वो निर्दोष है? और जोधपुर वाले केस में तो उनको बोला कि जब तक उनका प्राकृतिक जीवन का अंत नहीं होता तब तक की सज़ा। दोनों में आजीवन कारावास है, लेकिन जोधपुर वाले केस में ये है। मतलब अगर आसाराम बापू की डेस्टिनी में लाइफ अगर 150 साल तक है तो उनको 150 साल तक सजा है। ओह माय गॉड। अब इसलिए हम कह रहे हैं, हम शुरू से कह रहे हैं इतने सारे लूप होल्स हैं और ये हाई प्रोफाइल केस है। हमारे लिए इस केस में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं एक कीर्ति आहूजा। उन्होंने बताया कि हाई प्रोफाइल केसेस को है ना एज अ स्टैंडर्ड बनाया जाता है, उनको बेस बना दिया जाता है। तो इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसा केस हुआ मिलता जुलता तो वो इनको आधार मान लेंगे और इसके बेस पे डिसीजन दे देंगे। कोर्ट में चलते हैं, रेफरेंस बेस केसेस चलते हैं कि ऐसा केस उस टाइम पे हुआ था, सो यही सिमिलर केस है, उस बेस पे आपको डिसीजन दे दिया जाएगा। तो ऐसे तो
एक नेक्स्ट पे नेक्स्ट गड़बड़ होती चली जाएगी। अगर ये केस के बारे में पब्लिक को या दर्शकों को जानकारी नहीं दी गई तो नेक्स्ट गलत पे गलत होता जाएगा। Exactly. और वो इनजस्टिस होता चला जाएगा। इसलिए इस केस के बारे में बात करना जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है। ना केवल कीर्ति आहूजा, और भी बड़े बड़े वकील सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, AP सिंह जी, सभी वकीलों ने कहा है कि ये केस एकदम बोगस है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो क्लियर अपने, शायद जितना मुझे याद है, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये केस पूरा बोगस है। हाँ, एक वीडियो मैंने भी देखा था। तो इस पे आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जन तक अफेक्ट करेगा ये केस। और हम सबको ये समझने की ज़रूरत है, अगर इस लॉ में ऑल्टरनेशन नहीं किया गया तो पुरुष समाज जो है, मतलब जो पुरुष लोग हैं, ये सब बिखरते चले जाएंगे, वो विक्टिम पे विक्टिम होते चले जाएंगे बिना किसी बात के। माना कि ये लॉ बहनों की, महिलाओं की, माताओं की सिक्योरिटी के लिए बना है, लेकिन जैसे हमने पहले बात करी थी, ये उस पर्टिकुलर पर्सन से जुड़े हुए माता जी, बहन जी और जितने भी उनकी वाइफ, उन सबको हिलाता चला जाएगा। तो इसलिए इस लॉ में ऑल्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारे भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं है। तो आपसे जानकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या हो रहा है हमारे देश में, मतलब हमें और हमारे दर्शकों को तो इस केस के बारे में इतनी जानकारी ही नहीं थी कि आसाराम जी बापू के केस में। अच्छा सुनिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि आप है ना, अगर किसी को लगता हो, दर्शकों को या आपको लग रहा हो कि मैंने ये केस ऐसी फर्जी बताया है, ये पूरा फैक्ट है और किसी को चेक भी करना हो ना, तो आप में से कोई भी कभी भी जोधपुर चला जाए तो आपको पता पड़ेगा। जब आप वहाँ देखोगे ना तो उनके फॉलोअर्स आपको आज भी उधर दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है पूरा केस फर्जी है। ये पूरा हमारे न्याय व्यवस्था का लूप होल है जो घूम रहा है। किसी को भी, मतलब आपको भी लग रहा हो कि आपने मुझे जिस तरीके से बता रहे हैं तो मुझे ये केस फर्जी ही लग रहा है। बट वही इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि जनरली जो आम जनता है उनके माइंड में आता है कि ये ऐसे ही बोला जा रहा है, ये यूट्यूब पे है और ऐसा है, ये फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी, आप में से भी कोई भी अगर कोई चेक करना चाहता है, वो कभी भी जोधपुर चल जाए, आप जेल के बाहर जाके देखिएगा। जनता के माइंड में ये इसलिए आता है बिकॉज आज तक कभी मीडिया ने फैक्ट्स दिखाया ही नहीं, क्योंकि लगातार न्यूज में ये आ रहा था कि आसाराम बापू ने रेप किया, आसाराम बापू ने रेप किया, आसाराम बापू ने रेप किया, लगातार मीडिया यही दिखा रही थी। तो हमें और हमारे दर्शकों को पता कैसे चलेगा कि आखिर सच क्या है? हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ, उन्होंने किया है पर मीडिया के लिए किया है, एक्चुअल में नहीं किया है। यही पॉइंट समझना है। उन्होंने मीडिया के लिए किया है, उन्होंने एक्चुअली में नहीं किया है। इतने सारे लोग मूर्ख नहीं हो सकते। तो कभी भी, मेरा एक बार वहाँ से गुजरना हुआ था, इसलिए मैंने आंखों से देखा और तभी मुझे इस केस को जानने की बड़ी इच्छुक हुई कि ऐसा क्या हुआ कि लोग अभी भी पागल हैं। तो मैंने एज अ एविडेंस आपको बोला कि अगर आपको चेक करना हो तो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। बट आज तक तो हमारी मीडिया ने फैक्ट्स कभी दिखाया नहीं। नो कमेंट्स। तो दर्शकों, देखा आपने मिस्टर भरत लखियानी जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने हमें कितनी सही जानकारी, कितने सारे तथ्य बताए आसाराम जी बापू केस के बारे में। तो भरत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, द बर्ड चैप्टर्स।